Hello everyone, I'm Amit and I welcome all of you at शिक्षा अखाड़ा एक युद्ध अज्ञानता के विरुद्ध। अगर इंग्लिश का है डर तो हम है डर। So everyone, let's start। आज का हमारा जो लेसन है वो 12th क्लास का इंग्लिश का एक लेसन है जिसका नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। मैं आपको इसकी समरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये जो लेसन है इसके जो राइटर है उनका नाम है जित क्लास ऑन बामा। ठीक है, हमारा जो लेसन है ये कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर आप नोट्स देखोगे तो जो द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर, फर्स्ट डे स्कूल, द एम्बेरसमेंट, द टेरिबल वार्निंग, द रेरिटस प्रोटेस्ट और ऐसे ही करके पूरा लेसन एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं आपको एक एक पॉइंट करके आपको चीजें एक्सप्लेन करता रहूंगा ताकि आपको लेसन बहुत इजीली समझ में आ जाए। अब जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर। बेसिकली इसमें जो इस पॉइंट में हमारी जो बात होने वाली है उसमें हम राइटर के जो बाल हैं उनके काटने के ऊपर बात होने वाली है। इसका जो सब पॉइंट है वो है फर्स्ट डे एट स्कूल। अब जो पहला जो पॉइंट है, द राइटर रिकॉल्स दैट हर फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वाज बिटरली कोल्ड। मतलब जो राइटर अपने रिकॉल कर रही, रिकॉल मतलब बातों को याद कर रही है कि उनका जो पहला दिन था वहां पर लैंड ऑफ एप्पल्स में कोई जगह है जो लैंड ऑफ एप्पल्स के नाम से जानी जाती है। जैसे इंडिया में है क्या है, कश्मीर। सेम वो कैसी है, बिटरली कोल्ड है, मतलब काफी ठंड है वहां। विद स्नो कवरिंग द सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब जो आपके आसपास का एरिया है, मतलब जो राइटर के आसपास का एरिया है वो कैसा है, स्नो से कवर हो रखा है। बिसाइड्स हर फर्स्ट एक्सपीरियंस एट द स्कूल वेयर शी was admitted with other Native American boys and girls was equally unpleasant। मतलब जो उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है स्कूल में उसके अलावा जो और भी चीजें थी, जैसे जिस स्कूल में वो एडमिट हो रही थी यानी जिस स्कूल में उन्होंने एडमिशन ले रखा था उस स्कूल में कौन लोग थे, नेटिव अमेरिकन। अभी नेटिव कौन होते हैं, जैसे आप कहीं के मूल के हो, जैसे आप कहीं के मूल निवासी हो, जैसे आप अगर इंडियन हो तो आप नेटिव इंडियन हो। तो उस स्कूल में नेटिव बॉयज और गर्ल्स थे और उनका उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा था, अनप्लीजेंट था, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। द नॉइज मेड बाय द ब्रेकफास्ट बेल क्रैश इनटू हर ईयर्स। अब जो वहां उनका जो स्कूल है वहां एक बेल थी, वो बजती है किस चीज के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, कि आप ब्रेकफास्ट के लिए तैयार हो जाइए। द क्लैटर ऑफ शूज एंड द कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइजेस वर प्रेटी अनोइंग। मतलब जो शूज है उनकी आवाज और बाकी जो भी किसी भी प्रकार की कोई साउंड उनके लिए कैसी थी, बहुत अनोइंग थी, यानी उनको बहुत बेकार लग रहा था वो। Z class longed for freedom, but it was useless to think of it। अब जो Z कला है वो फ्रीडम चाहती थी बट उनके लिए उसके बारे में सोचना यूजलेस था, मतलब उसका कोई काम नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर जो स्कूल है डेफिनेटली उनके अपने रूल होंगे तो उसमें इज्जत कला की बात नहीं चलने वाली। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द एम्बेरसमेंट। अभी एम्बेरसमेंट किस वजह से होता है वो देखते हैं। अब व्हाइट वुमेन, अब देखिए जो व्हाइट वुमेन है ना, ये जो हम जैसे अंग्रेज लोग होते हैं जिनको हम अंग्रेज कहते हैं, जैसे अमेरिका के लोग हो गए, इंग्लैंड के लोग हो गए, तो अब जो यहाँ अमेरिकन पीपल की बात हो रही है तो जो एक व्हाइट वुमेन है वहां की जो लेडी है प्लेस्ड देम इन द लाइन ऑफ गर्ल्स हु वर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम। मतलब राइटर को बोला जाता है कि आप एक लाइन में लग जाओ, जो लाइन किसकी है, गर्ल्स की है, और वो कहाँ जा रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। मार्च का मतलब चलते हुए, जैसे आपने फौजियों को देखा होगा ना, एकदम एक ताल में चलते हुए जाते हैं, और वो किस तरफ जा रहे हैं, डाइनिंग रूम की तरफ। द नैरेटर नोटिस दैट दे वर नेटिव अमेरिकन गर्ल्स who were closely clinging dresses and stiff shoes। मतलब जो नैरेटर है वो नोटिस करती है कि जो अमेरिकन गर्ल्स हैं उनके जो कपड़े हैं वो काफी अच्छे नहीं हैं। काफी अच्छे होने का मतलब उनकी जो ड्रेसेस है वो काफी मतलब काफी फिट काइंड ऑफ है या बहुत ज्यादा टाइट है बॉडी से। अब जो हमारी राइटर है वो है इंडियन। अब इंडिया का जो थोड़ा सा कल्चर है वो डिफरेंट है। तो देखिए कल्चर सबका अपना अपना अलग है, तो यहाँ मेरा कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मैं लेसन के हिसाब से बता रहा हूँ बस कि जो राइटर हैं उनको जो नेटिव गर्ल्स हैं जैसे उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं वो उनको अच्छे नहीं लगते हैं। उनको नोटिस करते हैं कि उन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं वो काफी टाइट है। द स्मॉल गर्ल्स हु वोर स्लीव्ड एप्रन्स एंड हैड स्ट्रिंगल्ड हेयर। मतलब जो छोटी बच्ची हैं उन्होंने क्या है, एक काइंड ऑफ एप्रन पहना हुआ है और उनके जो उनके बाल हैं वो कैसे हैं, छोटे हैं। शी वॉज फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल इन द स्कूल ड्रेस। अब उनको जो ड्रेस है ना वो उन्होंने आज तक कभी वैसी ड्रेस पहनी नहीं थी जिसकी वजह से उनको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था उस ड्रेस में। बिसाइड हर ब्लैंकेट हैड बीन टेकन फ्रॉम हर शोल्डर्स। और उन्होंने अपना एक शोल्डर पे ब्लैंकेट यानी कंबल रखा हुआ था जिसको वापस ले लिया गया।
मेकिंग हर फील ऑल द मोर एम्बेरेस, मतलब जिससे उनको और ज्यादा एम्बेरसमेंट हुई, बहुत ज्यादा बुरा फील लगा. She found other native girls more modestly dressed than her in their tightly fitting clothes. जैसे मैंने आपको बताया कि जो नेटिव गर्ल्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट काइंड ऑफ क्लोथ्स हैं, बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग क्लोथ्स पहने हुए हैं. शी ऑल्सो सॉ बॉयज the opposite कम इन फ्रॉम द ऑपोजिट डोर. उन्होंने देखा कि जो लड़के हैं वो भी वहां पर आ रहे हैं दूसरे दरवाजे से. अ स्मॉल बेल वाज टैप्ड एंड एवरी स्टूडेंट पुल्ड आउट अ चेयर फ्रॉम द अंदर टेबल. अब देखो, जो एक पहली हमारी जो बेल बजी थी वो किससे बजी थी कि आप तैयार रहिए कमरे में जाने के लिए. अभी जो दूसरी बेल बजी तो लोगों ने क्या करा, जो उनके टेबल के नीचे चेयर थी उसको पुल कर लिया. पुल मतलब खींच के बाहर निकाल लिया. ठीक है. द नरेटर The narrator also pulled out a chair and sat down. तो अब narrator ने क्या करा, narrator ने भी definitely एक chair वहां से खींची बाहर और उस पर बैठ गई. But she was surprised. लेकिन उनको एक surprise हो गया, मतलब एक झटका सा लगा to find that she was the only sitting. मतलब उन्होंने देखा कि जो चेयर तो सबने निकाल ली है लेकिन चेयर पर बैठी सिर्फ वो अकेली है. Just as she began to rise, और जैसे ही उन्होंने सोचा कि चलो भाई मैं भी खड़ी हो जाऊं, a second bell was rung. एक दूसरी घंटी बजी. All sat down and she had to crawl back into her chair again. अब ये थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं. अब देखिए इनके यहाँ प्रोसेस है कि जब एक घंटी बजेगी, पहली घंटी बजेगी तो आपको डाइनिंग रूम में जाना है. जब दूसरी घंटी बजेगी तो आपको चेयर बाहर खींचनी है और जब तीसरी घंटी बजेगी तो आपको बैठना है. अब राइटर हमारी जो है उनको इस बारे में नॉलेज नहीं थी. वो तो डायरेक्टली जैसे दूसरी घंटी बजी उन्होंने चेयर बाहर खींची और उस पर बैठ गई. ठीक है. अब इसमें क्या होता है कि अब जब वो बैठ जाती है तो सोचती है कि चलो थोड़ा सा मैं उनके साथ ऊपर उठ जाऊं. अब इतने में बीच में क्या होता है कि जो तीसरी घंटी दोबारा बज जाती है और फिर उनको बैठना पड़ता है क्योंकि बाकी लोग बैठ चुके होते हैं. She heard a man at one end of the hall and he was praying. अब वो देखती है कि उसी हॉल में जहां वो डाइनिंग रूम है उसी के हॉल दूसरे पार्ट में एक आदमी है. वो क्या कर रहा है, प्रे कर रहा है. प्रे मतलब प्रार्थना कर रहा है. The other students sat with their heads hung over the plates. और जो बाकी लोग हैं अपना प्लेट की तरफ सर झुका के बैठे हुए हैं. As the narrator was glancing at the surrounding. अब जो narrator है वो क्या कर रही थी, glance का मतलब होता है झलक. मतलब कई बार होता है ना, जैसे आप नए प्लेसेस में जाते हो तो आप क्या करते हो, आसपास के एरिया देखते हो. तो सराउंडिंग का मतलब आसपास. अब जो नरेटर क्या कर रही थी, आसपास की झलक ले रही थी, आसपास की चीजें देख रही थी. She caught the eyes of a pale face मतलब थोड़ा सा पीला सा फेस, women upon her. अब वो देखती है कि उनकी एक दूसरी लेडी जो कैसी है, एक व्हाइट लेडी है. ठीक है ना, ये एक व्हाइट स्टूडेंट है. वो उनको देख रही है, वो उनके ऊपर नजर रखी हुई है. नजर रखने का मतलब वो उनको चेक दे, मतलब काइंड ऑफ क्या होता है जब भी आप कहीं नए इंसानों को देखते हो, नए लोगों को देखते हो तो आप देखते हो क्यूरियोसिटी से. थोड़ा सा सेम उनके साथ होता है कि उनको कोई दूसरा देख रहा है. She wondered why the woman was looking at her so keenly. अब वो थोड़ी सी कंफ्यूज जाती है कि वो जो वुमेन है वो उनकी तरफ इतना ध्यान लगा के क्यों देख रही है. After the man ceased his muttering, और जैसे ही वो जो आदमी प्रार्थना कर रहा था उन्होंने अपनी मटरिंग मतलब जो प्रार्थना कर रहे थे उसको सीज किया यानी खत्म किया. A third bell was tapped and everybody started eating with a knife and fork. और सबने क्या करा, अपना नाइफ लिया. और नाइफ और फोक, नाइफ का मतलब जो चाकू होता है, फोक का मतलब जिसे आप कांटा जिससे नूडल्स खाते हो. सबने उठाया और अपना खाना स्टार्ट कर दिया. जिद क्लास इंस्टेड स्टार्टेड क्राइंग. और जो जिद कला है, जिद क्लास इंस्टेड स्टार्टेड क्राइंग. अब क्या हुआ, जो जिद कला है वो उनको कभी हैबिट है नहीं नाइफ और फोक से खाने की, तो उनको उसमें रोना आ गया. रोने का इन द सेंस कि उनसे वो काम नहीं हो पाया तो उनको बहुत बुरा लगा. शी प्रोबेबली हैड नेवर बीन ईटन यूजिंग नाइफ्स एंड फोक्स. मतलब उन्होंने आज तक कभी खाना नहीं खाया है नाइफ और फोक से. ऑल द न्यू चेंजेस वर टू मच फॉर हर टू टेक. अब वो एक ऐसी जगह जा चुकी थी जहां कंप्लीटली न्यू एनवायरनमेंट है, न्यू लोग हैं, तो उनके लिए वो बहुत ज्यादा चेंज था. नेक्स्ट पॉइंट है द टेरिबल वार्निंग. द ईटिंग बाय फॉर्मूला वाज नॉट द एंड ऑफ हर वोज. अब देखिए वहां हर चीज के लिए रूल है, खाने के लिए भी रूल है. वो उनका लास्ट पॉइंट नहीं था जहां उनकी एम्बेरसमेंट होनी थी या जहां उनकी बेइज्जती होनी थी. हर फ्रेंड जर्डविन न्यू सम इंग्लिश. उनकी जो फ्रेंड थी जर्डविन, उनको इंग्लिश आती थी. एंड शी हैड overheard the white women talk about cutting their long and heavy hair. उन्होंने सुना
कि एक व्हाइट वुमेन है जो बातें कर रही हैं उनके बालों के काटने की। द थॉट ऑफ हैविंग हर हेयर कट वॉज अनएक्सेप्टेबल टू द नरेटर, मतलब जितकला को इवन सोचना ही कि बाल कटेंगे वो भी एक्सेप्ट नहीं था। Her mother had taught her that only skilled warriors who become prisoner in the war had their hair slicked by the enemy। मतलब उनकी मम्मी ने सिखाया था जो वॉरियर्स होते हैं, जो योद्धा होते हैं, जब उनको प्रिजनर बना लिया जाता है, मतलब जब उनको कैदी बना लिया जाता है वॉर में यानी युद्ध में, तो जो एनिमी होते हैं यानी जो दुश्मन होते हैं वो उनको उनके बाल काटते हैं, उनको गंजा करते हैं। इन देयर सोसाइटी, मतलब उनके जो जहां वो रहते हैं उनके एरिया में, शॉर्ट हेयर वॉज वॉर्न बाय मॉर्नर्स एंड सिंगल हेयर बाय कावर्ड्स। मतलब या तो शॉर्ट हेयर तब किए जाते हैं जब कोई बहुत ज्यादा दुखद घटना होती है, जैसे किसी की डेथ हो गई तो उस केस में बाल काटे जाते हैं, या तो फिर जो कावर्ड होते हैं मतलब कि जो डरपोक लोग होते हैं वो अपने बाल कटवाते हैं या अपने आप को गंजा करवाते हैं। ओके, तो जिद कला के लिए बाल काटने का सोचना भी बहुत बड़ा पॉइंट था। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है द नैरेटर्स प्रोटेस्ट। अब हमारी जो नैरेटर है यानी जितकला वो इसके लिए प्रोटेस्ट कर रही है कि वो बाल नहीं कटवाने वाले। जेडविन थॉट दैट द स्कूल पीपल वर स्ट्रॉन्ग एंड दे वुड ऑल हैव टू अलाउ देयर हेयर टू बी कट। मतलब जेडविन ने तो सोच लिया कि देखो भैया स्कूल जो है वो बड़ा है, उसके पास अपने रूल है, तो हमको तो बाल कटवाने पड़ेंगे। बट जितकला वर रेडी टू पुट अप फाइट, लेकिन जितकला रेडी थी कि नहीं भैया मैं तो लड़ूंगी इसमें। She told her friend that she would struggle first and not submit willingly before the oppressors। तो उन्होंने बोल दिया अपनी फ्रेंड से कि नहीं भैया मैं तो स्ट्रगल करने वाली हूँ, अगर कोई पॉइंट भी आता है तो मैं इनके खिलाफ लड़ूंगी और मैं जल्दी से हार नहीं मानने वाली। When she got the chance to escape, she crept upstairs unnoticed। अब जैसे ही उनको वहां पर चांस मिला उन्होंने क्या करा, वो वहां से चली गई बिना किसी की नजरों में आई। और वो गई कहाँ, अपस्टेयर्स मतलब ऊपर। शी एंटर्ड अ लार्ज रूम, ठीक है, एक बड़े से कमरे में उन्होंने एंटर किया। इट वॉज डार्क, वो कैसा था, अंधेरे से भरा हुआ। एज द कर्टेन्स वर ड्रॉन, क्योंकि वहां पर्दे लगे हुए थे तो कमरे में पूरा अंधेरा था। जितकला क्रॉल्ड अंडर द बेड फारदेस्ट फ्रॉम द डोर, और जितकला ने क्या किया, बेड के नीचे चली गई एकदम दरवाजे से दूर। आफ्टर सम टाइम पीपल स्टार्टेड सर्चिंग फॉर हर। अब थोड़ी देर में लोगों को पता चला कि जितकला नहीं है, तो उन्होंने क्या करा, उसको ढूंढना स्टार्ट कर दिया। शी हर्ड जेडविन कॉल हर नेम, उन्होंने सुना कि उनकी जो फ्रेंड है जेडविन वो उनको बुला रही है, बट शी डिड नॉट आंसर, लेकिन उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उन्हें पता था कि अगर जवाब देंगे तो उनको दूसरे लोगों को भी पता चल जाएगा। अब जो एक पॉइंट आने वाला है वो खतरनाक पॉइंट है जितकला के लिए, द कटिंग ऑफ जितकला's हेयर। Finally, the women and girls who were looking for Zitkalas entered the room in which she was hiding। अब लोगों को पता चल गया और वो जिस कमरे में जितकला छुपी हुई थी उस कमरे में बाकी जो women और जो girls हैं वो पहुंच गई। She held her breath while the others searched the room। मतलब जब बाकी लोग कमरे में ढूंढ रहे थे कि जितकला कहाँ है तो उन्होंने अपनी सांस रोक ली ताकि जो सांस की जो आवाज है उससे लोगों को पता ना चल जाए। The next thing she remembered was being dragged out। अब उसके बाद जो उन्हें चीज याद है कि उनको बाहर खींचा जा रहा था। She was resisting, kicking and scratching wildly। अब वो कोशिश कर रही थी, मतलब अपने आप को रेजिस्ट कर रही थी, उनका विरोध कर रही थी, किक उनको किक मार रही थी बहुत ज्यादा तेजी से। She was carried downstairs and tied to a chair। मतलब उनको उठा के नीचे ले जाया गया और चेयर से बांध दिया गया। टाई का मतलब बांधना होता है। At last she felt a cold scissor blade against her neck off one of her thick braids। अब क्या हुआ, उसके बाद जो उन्हें फील हुआ कि एक सीजर है, एक कैंची है, वो उन सीजर की जो ब्लेड है वो उनको ठंडी सी फील हुई अपने गर्दन पर। एंड दिस वाज द एंड ऑफ हर रेजिस्टेंस। मतलब उसके बाद उनके बाल काट दिए गए और ये उनका एंड था रेजिस्टेंस का, मतलब उनका जो विरोध था ना उसका खत्म हो गया वो। एंड शी लॉस्ट हर स्पिरिट, मतलब उन्होंने जो अपनी सारी हिम्मत थी वो खो दी। She reminded she was reminded of all the humiliations she went through since the day she parted with her mother। अब उनको ना सब कुछ याद है क्योंकि जब से अपनी माँ से अलग हुई ना हर 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 जगह में मतलब उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, उनको ह्यूमिलेट किया जा रहा है, मतलब उनकी बेइज्जती की जा रही है, काइंड ऑफ कह सकते हो। शी वॉज डीपली सैड एंड नोबडी कंफर्टेड हर। वो बहुत ज्यादा दुखी है लेकिन उन्होंने किसी ने उनका साथ नहीं दिया, किसी ने उनको ये नहीं बोला कि हाँ मैं आपके लिए यहाँ पर हूँ, मतलब मैं आपकी मदद करूंगा। शी मिस्ड हर मदर एंड फेल्ट लाइक एन एनिमल ड्राइवन बाय अ हर्डर। अब उनको ऐसा लग रहा है कि अपनी मम्मी को मिस कर रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे भेड़ होती है ना, भेड़ का जो ग्रुप होता है, एक भेड़ दूसरी भेड़ तीसरी भेड़, उसको एक आदमी खड़ा होकर उनको हाँकता रहता है चलाता रहता है, उनको ऐसे ही लग रहा था कि भैया मैं एक जानवर हूँ और मुझे कोई चला रहा है या हाँक रहा है।
अब जो ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये उनके बचपन का है, जब वो तीसरी कक्षा में थी यानी थर्ड क्लास में थी अपने। the enter uh, the entertaining walk home. This is the second part of the unit. ये second part है हमारी unit का. The narrator takes us back to her childhood. इसमें narrator अपने childhood की बात कर रही है, मतलब अपने बचपन की बात कर रही है. She was a carefree child studying in the third class. वो एकदम carefree इंसान है, मतलब उस समय carefree थी, मतलब अब बच्चे carefree होते हैं. carefree का मतलब किसी चीज के बारे में कोई टेंशन नहीं है. और वो कौन सी क्लास में थी उस समय? तीसरी क्लास में यानी थर्ड क्लास में. द वॉक फ्रॉम स्कूल टू होम वॉज हार्डली ऑफ 10 मिनट्स. मतलब उनके जो स्कूल से घर का रास्ता था ना, अगर ये स्कूल है और ये होम है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 10 मिनट का था. बट इट वुड टेक हर हाफ एन आवर टू 1 hour टू कवर द डिस्टेंस. लेकिन उनको ये डिस्टेंस कवर करने में कभी आधा घंटा या कभी 1 घंटा लग जाता था. अब वो क्यों लगता था? द एंटरटेनिंग साइट्स वुड टाई हर लेग्स एंड स्टॉप हर फ्रॉम गोइंग होम. अब रास्ते में बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी जो उनको एंटरटेन करती थी, खुश करती थी, और वो उनकी टांगे पकड़ लेती, मतलब वो उनको इतना ज्यादा अच्छा लगता था क्योंकि वो उनको देखते हुए रुक जाती थी. अब वो चीजें थी क्या? द परफॉर्मिंग मंकी, पहले तो क्या था, जैसे आपने मदारी देखा होगा ना, वो जो बंदर नचाते रहते हैं, वो उनको बहुत अच्छा लगता था. स्नेक चार्मर, मतलब जो सपेरे होते हैं वो लगे के. या फिर द साइक्लिस्ट हु केप्ट पैडलिंग फॉर मेनी डेज. या आपने देखा होगा ना, एक मेला जो होता है उसमें एक आदमी साइकिल चला रहा है बिना रुके, वो भी उनको बहुत अच्छा लगता था और वहां पर रुक जाते थे. द अभी कुछ और पॉइंट से आगे, द मरियाता टेम्पल, अब एक टेम्पल है, वो भी उनको, वहां भी उनको जाना बहुत अच्छा लगता था. एंड द पोंगल ऑफरिंग बीइंग कुक्ड आउटसाइड, इट वाज जस्ट सम ऑफ द इंटरेस्टिंग साइड. और जब भी पोंगल में उनको कुछ खाना मिलता था वो भी उनको बहुत अच्छा लगता था. एंड देन देयर वर अदर थिंग्स गोइंग ऑन इन द मार्केट. अब उसके ये जो सारी चीजें बताई, इसके अलावा भी और काफी चीजें थी. जैसे पहला क्या है, पॉलिटिकल प्रोसेशन. अब मान लो कोई पॉलिटिकल में कोई भी रैली हो रही है, कोई धरना हो रहा है, वो उनको अच्छा लगता था. पपेट शो, यानी जो हमारी कठपुतली होती है ना, जो जिनको नचाया जाता है, उनका शो. एंड स्टंट परफॉर्मेंस, और किसी भी काइंड का जो स्टंट होता था वो उनको अच्छा लगता था. द मार्केट वॉज फुल ऑफ सीजनल फ्रूट एंड स्टॉल्स. और जो मार्केट था उसमें सीजनल फ्रूट थे. अब देखिए, कई जो लोग जिनको आम अच्छा लगता है, जो आम देखते हैं ना, तो उनके मुंह में पानी आ जाता है. सेम इनके साथ होता था कि जब भी कोई फ्रूट देखते थे तो उनके मुंह में पानी आ जाता था. द नरेटर फेल्ट स्पेल बाउंड बाय ऑल दी वैरायटी. और जो जितनी भी वहाँ फ्रूट की वैरायटी थी, वो उनको एकदम स्तब्ध कर देती थी, मतलब बहुत अच्छा फील करती थी उसके बाद वो. अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें एनकाउंटर हो रहा है. अब देखिए, एनकाउंटर का मतलब, कई बच्चों को लगता है कि एनकाउंटर का मतलब कि पुलिस ने गोली मार दी. नहीं, एनकाउंटर का एक्चुअली जो मीनिंग होता है वो होता है सामना करना या किसी चीज को फेस करना. ठीक है. अब उनका जो एनकाउंटर होता है अनटचेबिलिटी से, यानी जो हम छूत अछूत जो मानते हैं ना, उससे उनका सामना होता है. वन डे, अब एक दिन की बात है, व्हेन द नरेटर वाज रिटर्निंग होम. एक दिन की बात है जब नरेटर, हमारी जो नरेटर है जितकला, वो अपने घर आ रही थी. शी सॉ अ थ्रेसिंग फ्लोर सेट ऑन हर स्ट्रीट. अब उन्होंने देखा कि उनके जो घर के आसपास है यानी गली में, वहां एक कुछ सेटअप लगा रखा है खेत का. अ लैंडलॉर्ड वाज वाचिंग ओवर द प्रोसीडिंग. और जो काम चल रहा था ना, तो वहां जो मालिक होगा वो उन चीजों को देख रहा है कि कैसे काम हो रहा है. द पीपल ऑफ हर कास्ट वर ड्राइविंग द कैटल. और जो हमारी राइटर है, उनकी जो कास्ट के यानी उनकी जो जाति के लोग थे ना, वो क्या कर रहे थे, वो एनिमल्स को चला रहे थे, एनिमल को हाँक रहे थे. जस्ट देन, उसके बाद, शी नोटिस एन एल्डर ऑफ हर स्ट्रीट. उन्होंने देखा कि उनकी गली के एक बुढ़े जो हैं, एक बड़े से आदमी, यानी एज्ड इंसान, ही वाज कैरिंग अ स्मॉल पैकेट. उनके हाथ में एक पैकेट था, लेकिन होल्डिंग इट विद अ स्ट्रिंग. लेकिन उन्होंने पैकेट पकड़ कैसे रखा था? जैसे मान लो ये एक पैकेट है और इसमें एक रस्सी लटकी हुई है, तो उन्होंने रस्सी पकड़ रखी थी, पैकेट नहीं. उन्होंने पैकेट नहीं पकड़ा होता, उन्होंने ये रस्सी पकड़ी हुई थी. अभी क्यों पकड़ी हुई थी? इट कंटेन सम वडाई एंड द पैकेट हैड बिकम वेट. अब उस पैकेट में एक्चुअली में था क्या, उसमें वडाई थी. ये काइंड ऑफ एक फूड है, आप ये समझ लो. ठीक है. और वो पैकेट कैसा हो चुका था, गीला हो चुका था. द नरेटर थॉट टू हरसेल्फ दैट द पैकेट माइट कम अनडन, बट स्टिल द एल्डर वाज नॉट टचिंग इट. अब उनको लगता था कि हाँ भाई, ये कहीं पैकेट खुल जाए, गिर जाए, लेकिन अभी भी जो एल्डर है, मतलब जो एजेड वुमेन है उनके गांव के, उन्होंने क्या कर रखा था, उन्होंने वो पैकेट सिर्फ ऊपर से पकड़ रखा था. द वे ही वॉक्ड मेड बामा शर्ट एंड लाफ्टर. बामा हमारी जो राइटर है ना, उनका पूरा नाम है. अब अभी भी, और जो वो आदमी थे, जो एल्डर थे, जैसे वो चल रहे थे ना, उससे हमारी जो राइटर है उनको हंसी आ गई. द एल्डर क्राउज्ड व्हाइल हैंडिंग ओवर द पैकेट टू द लैंडलॉर्ड.
जब ये जो एल्डर है, इन्होंने जो ये लैंडलॉर्ड है ना जो वहां पर देखभाल कर रहे थे, इनको जब पैकेट पकड़ाया है तो उनका जो व्यवहार था वो उनके साथ अच्छा नहीं था, काइंड ऑफ उन्होंने एक धक्का मुक्की की। अब जो हमारी जो राइटर हैं वो उनकी चाल देख के, जो हमारे जो एल्डर थे जिन्होंने पैकेट पकड़ा हुआ था पहले, वो हंस रही थी। अभी जो लाफ्टर है ना ये बदल जाता है किसमें, सैडनेस में। वो कैसे होता है, द नैरेटर रिटर्न होम एंड टोल्ड हर एल्डर ब्रदर अन्ना। अब देखिए जो साउथ इंडिया होता है ना वहाँ बड़े भाई को क्या कहा जाता है, अन्ना। तो जब नैरेटर अपने होम में रिटर्न हुई, मतलब वापस आई, तो उन्होंने अपने बड़े भाई को इस इंसिडेंट के बारे में बताया कि जो सब कुछ हुआ। शी वॉज लाफिंग अनकंट्रोलेबली, मतलब बिना कंट्रोल करे हुए वो लाफ हंस रही थी। बट अन्ना डिड नॉट सीम टू बी अम्यूज, लेकिन अन्ना को तो कोई हंसी नहीं आई उस पर। अन्ना told her that the elder and they were considered low caste। तो उनके बड़े भाई ने बताया कि वो जो आदमी थे जिन्होंने पैकेट को रस्सी से पकड़ा हुआ था, उनको उनको और प्लस में जो हमारी जो राइटर है, नरेटर है, इनकी जो फैमिली है ना, इनको क्या माना जाता है, इनको लो कास्ट कंसिडर किया जाता है, मतलब नीच जाति का माना जाता है। द लैंडलॉर्ड बिलोंग टू द अपर कास्ट, और जो हमारा जो लैंडलॉर्ड था वो कैसी था, वो अपर जाति का था, यानी ऊंची ऊंची जाति का था। The upper caste people thought that if low caste people touch them or anything they belong to them, they दे और इट वुड बी पॉल्यूटेड। अब उनको लगता था कि अगर जो नीची जाति वाले हैं वो उनको टच कर दे या कुछ भी ऐसा कर दे, तो या तो वो या तो उनसे रिलेटेड चीज पॉल्यूट हो जाएगी, यानी खराब हो जाएगी। दैट्स व्हाई द एल्डर वाज कैरिंग द पैकेट बाय स्टेज, और इसी वजह से जो वो हमारे एल्डर थे ना, उन्होंने जो पैकेट पकड़ा हुआ था ना, वो पैकेट ना पकड़ के वो रस्सी पकड़ी हुई थी। अब देखिए ये सोच एक्चुअली में अच्छी नहीं है, बट हाँ लोग फॉलो करते थे, और कुछ जगह अभी भी फॉलो की जाती है ये। आफ्टर हियरिंग दिस द नैरेटर डिड नॉट वांट टू लाफ एनीमोर। जब नैरेटर को पता चला जो कि एक्चुअल बात क्या है, कि उन्होंने वो जो पैकेट है उससे से क्यों पकड़ा हुआ था, तब उनकी जो हंसी है वो गायब हो जाती है और वो अब हंसना नहीं चाहती। शी फेल्ट इन्फ्यूरिटेड एंड प्रोवोक्ड। उनको अब उस समय उनको बहुत गुस्सा आया, उनको लगा कि हाँ भाई कुछ करना चाहिए, मतलब क्या करें उस सिचुएशन में। शी वंडर्ड हाउ दीज फेलोज थॉट सो मच ऑफ देमसेल्फ। उनको लगा यार लोग ऐसा कैसे सोच लेते हैं, किसी के छूने भर से इतना सब कुछ हो जाएगा। शी फेल्ट कंपेल्ड टू टच द रिच वदाई हरसेल्फ। और उनको लग रहा था कि भाई वो खुद ही जो वडाई है उनको टच कर रहे, बट सिचुएशन डिफरेंट थी। अब यहाँ क्या है, अब उनके जो भैया है, अन्ना है, बड़े भाई हैं, उन्होंने उनको एक एडवाइस दी है। अन्ना टोल्ड बामा, बामा मतलब हमारे जो राइटर है, अन्ना उनके जो बड़े भाई है, ठीक है। अब अन्ना ने जो बड़े भाई है उन्होंने बामा को बताया, यानी हमारी राइटर को बताया, दैट बिकॉज दे वर बोर्न इनटू लो कास्ट कम्युनिटी दे वर नेवर गिवन एनी ऑनर और डिग्निटी और रिस्पेक्ट। अब उन्होंने बताया कि देखो हम जो लो कास्ट कम्युनिटी में पैदा हुए हैं, तो जिसकी वजह से ना तो हमें कभी रिस्पेक्ट मिली, ना तो कोई हमारा सम्मान हुआ, कुछ नहीं। ही एडवाइज्ड हर टू स्टडी हार्ड। उन्होंने उनके बड़े भाई ने बोला कि भैया आपको स्टडी हार्ड करनी पड़ेगी एंड लर्न ऑल दैट शी कुड, बिकॉज ओनली एजुकेशन कुड हेल्प देम थ्रू ऑफ ऑल द इंडिग्निटीज। उन्होंने बताया कि जो अगर वो पढ़ाई करती हैं तो उस पढ़ाई की वजह से वो इस जो सारा ये जो जाल है, सारी प्रॉब्लम से इससे बाहर आ सकती है। These words made a deep impression on Bama, और इन वर्ड्स ने बामा पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला। She studied hard, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, and Anna had earned, she stood first in her class, and because of that many people became her friend। और जिसकी वजह से अपनी क्लास में फर्स्ट आई और उनके बाकी लोग दोस्त बन गए। तो एवरीवन आज की हमारी कहानी थी, और इससे हमको पता चलता है कि आपकी सिचुएशन कुछ भी हो, ठीक है ना, अगर आप थोड़ा सा हार्डवर्क करते हो तो आप उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो। और ये जो पूरी कहानी थी हमारी जो राइटर है उनके चाइल्डहुड की थी। ये जो नोट है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ मैं कोशिश करूंगा कि जो आपके लेसन में कवर करता जा रहा हूँ उसके जो वर्ड एंड जो मीनिंग है वो मैं डालता जाऊं। ये इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होंगे, और इसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऐड कर दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि सब में आ जाए। अगर नहीं हो तो, अगर इसमें पॉसिबल नहीं हुआ तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं ऐड कर दूंगा। तो हमारी वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, और बहुत अच्छा लगा तो आप शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।